हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टेन और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोस में। आज की इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 को स्टार्ट भी करेंगे और खत्म भी करने वाले हैं। बेसिकली जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था उसका एक कंटिन्यूएशन है कि इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद इंडिया में जो इकोनॉमी थी वो किस तरीके से आगे बढ़ाई गई थी। तो बहुत मजा ही हमें चैप्टर को पढ़ने में आने वाला है। सीधा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। ये जो मेरे नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इंडिया की अगर हम बात करें तो 200 साल के बाद हमें आज़ादी मिली थी, ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए थे। अब हमारे पास बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे कि इंडियन इकोनॉमी को अब हमें कैसे आगे बढ़ाना है। तो अब हमारे जितने भी लीडर्स थे उनको डिसाइड करना था कि इंडिया में हम किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो करने वाले हैं। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ने के पहले हमें इकोनॉमिक सिस्टम का पता होना चाहिए कि वो होता क्या है। तो ये हमारे सामने बॉक्स आ जाता है, इसको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप पूरा इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। तो इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली 3 टाइप के हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा एक मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो किया था। यहाँ पे हमारे सामने 3 क्वेश्चंस आते हैं जिनको जिस तरीके से हम आंसर करते हैं, जो भी कंट्री जिस तरीके से आंसर करती है उस तरीके का उसका इकोनॉमिक सेटअप बन जाता है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज कंट्री में प्रोड्यूस करी जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है कि किस तरीके से उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे। लेबर इंटेंसिव यानी कि जहां पे हम ज्यादा लेबर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव यानी कि ज्यादा हम कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं, ये ज्यादा एफिशिएंट वे होता है कैपिटल इंटेंसिव। तीसरा क्वेश्चन आता है कि किस तरीके की पॉपुलेशन को किस तरीके से हम पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी हम गुड्स और सर्विसेज बना रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाता है ये हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन जो पर्पस होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, वो होता है कि प्राइवेट सेक्टर को हमें ग्रो करना है। तो प्राइवेट सेक्टर ऑब्वियसली पब्लिक के बेनिफिट के बारे में नहीं, खुद के प्रॉफिट अर्निंग के बारे में सोचते हैं। तो वो इन तीनों क्वेश्चन को प्रॉफिट अर्निंग के हिसाब से आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, तो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से आंसर करते हैं कि भाई जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा होगी उसको हम सप्लाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा देखा जाता है। सारे क्वेश्चन मार्केट फोर्सेस के हिसाब से आंसर किए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने इसके लिए आता है कि किस तरीके से हम जितनी भी गुड्स और सर्विसेज है उनको प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर, अगर लेबर हमारे लिए चीप है, जिस भी रीजन में हम इनको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लेबर इंटेंसिव यूज कर लेंगे। कैपिटल इंटेंसिव यानी कि ज्यादा हमें एफिशिएंट तरीके से प्रोड्यूस करना है तो कैपिटल इंटेंसिव को यूज कर लेंगे। तो ये इनका तरीका होता है इनको आंसर करने का। और जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, किस पॉपुलेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, तो इसको भी इसी तरीके से आंसर किया जाता है भाई कि जो भी अफोर्ड कर सकता है चीजों को उनको मिल जाएंगी, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो नहीं खरीद पाएगा, उनको दी नहीं जाएंगी बेसिकली। तो ये लोग नीड्स को फुलफिल नहीं करते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हमारे सामने निकल के आ जाती है कि बहुत सारे सेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि पुअर होते हैं, तो उनकी कोई भी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये इंडिया में हम कंप्लीटली अप्लाई नहीं कर सकते थे। दूसरा हमारे पास जो सिस्टम देखने को मिलता है वो एक सोशलिस्ट सिस्टम। यहाँ पे जितनी भी चीजें होती हैं वो गवर्नमेंट रन करती है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में होती है। तो यहाँ पे मार्केट फोर्सेस का काम नहीं होता, यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड को फोकस नहीं दिया जाता, बल्कि ओवरऑल सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल किया जाता है। पूरी ये फुलफिल करने का काम करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का ऑब्वियसली जो मेन एम है वो प्रॉफिट अर्निंग नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इस तरीके की सोसाइटी में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज या फिर बहुत चीप हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, मेनली सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करते हुए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है क्यूबा हो गया, चाइना हो गया। यहाँ पे ज्यादातर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। और थर्ड सिस्टम और बहुत इंपॉर्टेंट मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही मिलकर इन 3 क्वेश्चन का आंसर करते हैं, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। इन तीनों क्वेश्चन को दोनों ही अपने अपनी जगह पे आंसर करते हैं। बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो जितनी भी एसेंशियल चीजें उनको प्रोवाइड करता है पूरी सोसाइटी में, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी जगह पे पूरी तरीके से ग्रो करता रहता है और जितनी भी चीजें वो प्रोवाइड कर सकता है वो प्रोवाइड करने का काम करता है, प्रॉफिट अर्न करने का काम करता है। तो अब अपन देख लेते हैं इंडिया में क्या हुआ था। जो हमारे नेहरू जी थे प्राइम मिनिस्टर, इनको सोशलिज्म बहुत ज्यादा अच्छा लगता था, जैसे कि हमारे सोवियत यूनियन में था। लेकिन सोवियत यूनियन में प्रॉब्लम क्या थी कि जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी पब्लिक ओन थी, वहां पे प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही नहीं था।
तो नेहरू जी का कहना था कि इसको तो हम इंडिया में एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने ना तो एकदम एक्सट्रीम सोशलिज्म को फॉलो किया, ना तो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म को फॉलो किया। इन्होंने एकदम बैलेंस्ड वे को निकाला, जहाँ पे सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी क्योंकि इनको पसंद भी था, लेकिन एक स्पेस दी गई थी प्राइवेट सेक्टर को कि आप भी ग्रो कर सकोगे। तो ये हमें इस जो आउटलुक था, हमें हमारे जो 1948 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया जिसमें बताया गया था कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया की होने वाली है। साथ साथ जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए, इन दोनों में हमें यह आउटलुक देखने को मिलता है। फिर 1950 में एक प्लानिंग कमीशन सेटअप की गई थी जिसका चेयरपर्सन हमारे नेहरू जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर को बनाया गया था, जिसके बाद से पूरा एक एरा चालू होता है प्लानिंग का इंडिया में। लेकिन हम पहले देख लेते हैं प्लानिंग होता क्या है। तो प्लानिंग यानी कि होता है कि रिसोर्सेज को हम फ्यूचर में कैसे यूज करने वाले किसी भी कंट्री में। बेसिकली कुछ गोल सेटअप किए जाते हैं, एक टाइम पीरियड बनाया जाता है कि इतने टाइम पीरियड में हम इन गोल्स को अचीव करेंगे, इस तरीके से अपनी पूरी जो वेल्थ है उसको यूटिलाइज करेंगे ग्रोथ करने के लिए। इंडिया में हमने 5 ईयर प्लान का सिस्टम यूज किया था, 5 ईयर्स की हम प्लानिंग करते थे और ये सिस्टम हमने सोवियत यूनियन से कॉपी किया था। तो हमने यही किया था भाई कि 5 ईयर्स का हम प्लान बनाएंगे, लेकिन अभी तक के जो लेटेस्ट प्लान्स आए उसमें हमने सिर्फ 5 ईयर का प्लान नहीं बनाया बल्कि एक पर्सपेक्टिव प्लान भी उसके साथ साथ बनाया है कि भाई 5 ईयर्स में हम इतने गोल्स को अचीव करने वाले हैं, लेकिन साथ साथ अगले 20 ईयर्स का जो हमारा ओवरऑल लुक है वो इस तरीके का होने वाला है, इस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा प्लान्स में हमें ये भी देखने को मिलता है कि सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, बल्कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी जाती है अलग अलग प्लान्स में। अब इसका क्या रीज़न आता है भाई, अगर हम लेट्स से हम एक गोल सेटअप करते हैं एक प्लान में कि हम यहाँ पे पूरा इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे, तो इसका जस्ट ऑपोजिट चीज़ देखने को मिलती है कि जो एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ रही है किसी और सेक्टर से कम हो रही होगी। तो हम ये गोल नहीं रख सकते कि हम सारे सेक्टर में बढ़ाएंगे, बल्कि हमें किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करना होगा। वैसे ही अगर हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने से ह्यूमन रिसोर्स की नीड कम हो जाती है। तो ये हमें देखने को मिलता है कि हर एक प्लान में अपना एक स्पेसिफिक गोल होता है, कुछ स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं जिनको फोकस किया जाता है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ जो इम्प्रूव किया था, जो कि सोवियत यूनियन ने गलती करी थी, हमने ये तो बताया था भाई कि कितना हम किस सेक्टर्स में हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, किस सेक्टर्स को हम ग्रो करने वाले हैं, लेकिन हमने ये स्पेसिफाई करने की कोशिश नहीं की कि कितना हम प्रोड्यूस करने वाले, कि भाई ये सब चीज़ें इतनी ही प्रोड्यूस होंगी, जो कि सोवियत यूनियन ने गलती करी थी, जिसके बाद वो फेल भी हुए थे क्योंकि ये करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें पूरा इंडिया के प्लानिंग में देखने को मिला था। अब हम सीधे बढ़ते हैं हमारे अगले सब टॉपिक, द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो किसी भी प्लान्स में हमारे पास स्पेसिफाइड गोल्स होना चाहिए जिस पे हम काम करने वाले हैं। इंडिया में हमें देखने को मिले थे मेन 4 गोल्स: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी, जो कि चारों की चारों किसी भी एक न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चारों के बारे में हम पूरे चैप्टर में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं आगे। अभी के लिए हमारे पास सामने ये निकल के आता है कि ज़रूरी नहीं है हर प्लान में हमें सभी गोल को इक्वल इंपॉर्टेंस देखने को मिले। हमें देखने को मिलता है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, तो हमें हर प्लान में अलग गोल्स देखने को मिलते हैं, अलग गोल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हालांकि इंडिया में ये ध्यान रखा गया था कि कोई भी प्लान इन 4 गोल्स को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, इनके ऑपोज में कोई भी चीज ना आए। अब हमारे सामने एक बॉक्स निकल के आ जाता है पीसी महालनोबिस के बारे में। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। बाकी जो डिटेल है मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सी डिटेल है, आप एक बार पढ़ सकते हो, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये डिटेल्स नहीं है। इसके बाद अब हम चारों गोल्स के बारे में एक एक करके बात करने वाले हैं। पहला गोल हमने देखा था हमारा ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि होता है किसी भी कंट्री की या तो प्रोडक्शन कैपेसिटी का बढ़ना, यानी कि ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, या तो इनकी एफिशिएंसी का बढ़ना। तो ये हमारा निकल के आ जाता है ग्रोथ। ग्रोथ के लिए किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए अच्छा इंडिकेटर होता है उसका जीडीपी, यानी कि अगर उसका जीडीपी बढ़ रहा है तो बोला जाता है उसकी जो कंट्री की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो हो रही है। जीडीपी का मतलब होता है किसी भी कंट्री में जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है उनकी जितनी भी मार्केट वैल्यू है उसको जीडीपी बोला जाता है। अगर जीडीपी में ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे तो भी जीडीपी बढ़ेगा, ज़्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी तो भी जीडीपी बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि तीनों जो सेक्टर है वो कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी के लिए, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और हमारा सर्विस सेक्टर। हमें देखने को मिलता है कि हर कंट्री में अलग अलग स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन होती है। कुछ कंट्रीज में एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ कंट्रीज में सर्विस में, कुछ कंट्रीज में इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये होती है हमारी स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग हमें बॉक्स देखने को मिलता है द सर्विस सेक्टर। जनरली जब कंट्री डेवलप होती है तो जो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन है वो चेंज होती है, एक स्ट्रक्चरल चेंज हमें देखने को मिलता है। वही हमें इंडिया में भी देखने को मिला, लेकिन वो थोड़ा सा वियर्ड था, थोड़ा सा स्ट्रेंज था। जनरली डेवलपमेंट
डेवलपमेंट के साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस है वो खत्म होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ करता है। उसके बाद सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है वो जब डेवलपमेंट बढ़ने लगता है तो वो ग्रो करने लगता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन इंडिया इनिशियली तो एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंट था, यहाँ पे हमने पूरा बात करी इसके बारे में। इंडिया एक पूरा अंडर डेवलप्ड नेशन था स्टार्टिंग में, तो ये हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन 1990 के बाद डायरेक्टली हमें देखने को मिला कि सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हो गया था। तो ये एक वियर्ड चेंज था, कहा जा रहा है कि ये ग्लोबलाइजेशन के कारण आया था। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम बाद में आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हमें इंडिया में देखने को मिला था। अब हमारा अगला गोल आता है मॉडर्नाइजेशन का। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाना नई टेक्नोलॉजी का यूज करके। इसके कुछ एग्जांपल हमारे सामने आ जाते हैं। अगर एक फार्मर है तो वो नए टाइप के सीड्स यूज कर सकता है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अगर कोई एक फैक्ट्री है तो वो नई टेक्नोलॉजी यूज कर सकती है अपने प्रोडक्शन को डायरेक्टली बढ़ाने के लिए। तो ये हो जाता है हमारा मॉडर्नाइजेशन। लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन के अंदर नहीं आता। इसका एक और एग्जाम्पल हमारे सामने आ सकता है सोशल आउटलुक में चेंज लेके आना, यानी कि एक मॉडर्न सोशल आउटलुक को अपनाना भी मॉडर्नाइजेशन ही होता है। इसका एक एग्जांपल हमारे सामने आता है कि हमें मॉडर्न सोसाइटीज में देखने को मिलता है कि विमेन और मैन को इक्वल स्टेटस दिया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब किसी भी सेक्टर हो, वहां पे हमें इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती है। इस तरीके की मॉडर्न सोसाइटीज में हमें बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिलती है। तो ये हमारा मॉडर्नाइजेशन का गोल हो गया, जो कि इंडिया ने भी अपनाया था। इसके बाद हमारा अगला गोल है सेल्फ रिलायंस का। इंडिया के जो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान थे उसमें सेल्फ रिलायंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। अब या तो हम अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए फॉरेन रिसोर्सेज का यूज कर ले, या फिर हम खुद की रिसोर्सेज का यूज कर ले। तो इंडिया ने बोला था हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे और खुद की रिसोर्सेज का ही यूज करेंगे, और इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी बोला जा रहा था। स्पेशली बोला गया था कि फूड के लिए हम सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, ताकि फूड के लिए हमें इंपोर्ट्स ना देखना पड़े। इसके बाद ये भी बोला गया था कि अगर इंडिया अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है, अगर हम फॉरेन सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी की, फॉरेन कैपिटल पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फॉरेन इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलने लगेगा हमारी खुद की पॉलिसीज में, और हमारी सोवरेनिटी हार्म हो जाएगी। इसके बाद हमारा आखिरी गोल आता है इक्विटी का। ये भी बोला जा रहा था कि इक्विटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस और ग्रोथ तो मिल रही है, लेकिन उसका जो बेनिफिट्स है वो सब तक नहीं पहुंच रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रिच सेक्शंस तक पहुंच रहा है। तो इसलिए बोला गया था कि इंडिया में एटलीस्ट जो बेसिक फैसिलिटीज है वो सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारा फूड हो गया, एक अच्छा हाउस हो गया, एजुकेशन फैसिलिटीज हो गया और हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, ये सब तक पहुंचना चाहिए। इसमें 100% इंडिया में इक्वलिटी मिलनी चाहिए। तो अब हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं कि ये जो हमारे बेसिक गोल्स हैं इनको कैसे फुलफिल किया गया, कैसे हर एक सेक्टर में हमें देखने को मिलेगा। हम सबसे पहले एग्रीकल्चर की बात करेंगे, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे, हम ट्रेड की बात करेंगे कि कैसे इन 5 ईयर प्लान्स में हमें इन सब का इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिला। सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कि यहाँ पे कैसे रिफॉर्म्स आए थे। यहाँ पे हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, फिर लैंड सीलिंग के बारे में, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन और सब्सिडीज के बारे में। मैंने इसे फ्लो चार्ट में भी डाल दिया ताकि आप जब रिवीजन करें तो ये नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करें। तो मेक श्योर कि आप इन नोट्स को हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर से डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैंड रिफॉर्म्स। इंडिया में जब हमारे ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए तो इंडिया का जो सिस्टम था, यहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडियरीज थे। यानी कि हमने पिछले चैप्टर में जमींदास की बात करी थी, ऐसे जागीरदास थे जिनका काम सिर्फ और सिर्फ जो टिलर है, जो एक्चुअली में फार्मिंग कर रहा है, उससे रेंट लेने का था और गवर्नमेंट को देना था। इनका एक्चुअल में कोई रोल ही नहीं था हमारे सिस्टम में, लेकिन ये पूरा पूरा प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्लो कर रहे थे और इनएफेक्टिव कर रहे थे। इसका आगे हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। तो अगर हम इंडिया की सिचुएशन की बात करें तो पूरे कॉलोनियल पीरियड में हमने देखा, हमने चैप्टर 1 में पूरी इसके बारे में बात करी थी कि ना तो हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी, ना तो हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही थी, और बहुत ज्यादा खराब सिस्टम इन्होंने कर दिया था। तो इंडिया में जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली, हमने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स लेके आए हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और जस्ट इंडिपेंडेंस के 1 साल बाद से जो ये इंटरमीडिएरीज थे इनको हमने हटाने का काम किया। इसके पहले इंटरमीडिएरीज को हटाने के पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स पे पूरा डिपेंडेंट थे फूड इंपोर्ट्स के लिए, इनसे हम इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन इसको धीरे धीरे पूरा चेंज किया, जैसे कि हमारे प्लान्स में भी हमने देखा, जैसे हमारे गोल्स हमने सेट किए थे। तो सबसे पहले इंटरमीडिएरीज को हटाने का काम क्यों करना जरूरी था, ताकि जो एक्चुअल टेलर्स है, जो एक्चुअल में फार्मिंग कर रहे हैं, उनको एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंसेंटिव मिले, उनको एक रीजन मिले कि हम अपने लैंड में क्यों इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे सामने ये बॉक्स आ जाता है। मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे सिर्फ सोवियत यूनियन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ, फिर आप पूरे वर्ड्स को पढ़ लीजिएगा। हुआ ये था कि सोवियत यूनियन में भी हमने देखा था वहां पे जो लैंड थी वो प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी, तो जो एक्चुअल में फार्मर है
वो लैंड को ओन नहीं करता है। तो अगर फार्म अच्छा प्रोड्यूस नहीं भी करता है तो उसको नुकसान नहीं होगा, अगर अच्छा प्रोड्यूस करता भी है तो प्रॉफिट किसको होने वाला है, गवर्नमेंट को होने वाला, उसको नहीं होने वाला। तो इनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था कि वो अपने लैंड में खर्चा क्यों करे, वो अच्छे से काम क्यों करे। वही इंडिया में हमें देखने को मिल रहा था इंटरमीडियरीज थे, तो वो ना तो इंटरमीडियरीज जो जमींदार थे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ना तो जो फार्मर था वो इन्वेस्ट करना चाहता था, ना तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही थी। तो कौन इन्वेस्ट करेगा, कोई था ही नहीं। तो इसलिए जरूरी था कि इन इंटरमीडियरीज को हटाया जाए और जो एक्चुअल टेलर है, जो फार्मर है, उसको ओनरशिप दी जाए ताकि वो खुद के लैंड में इन्वेस्टमेंट करे और जो प्रॉफिट हो वो उसी को जाए। इसलिए उसके पास एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छा इंसेंटिव भी होगा, एक रीजन भी होगा। तो ये इंडिया में सबसे पहला काम किया गया था। इसके बाद हमारी जो पॉलिसी आती है वो है लैंड सीलिंग की। तो लैंड सीलिंग भी लाया गया था इक्विटी को प्रमोट करने के लिए। किया ये था कि मैक्सिमम अमाउंट सेट कर दिया गया था लैंड का कि इससे ज्यादा लैंड कोई भी एक इंडिविजुअल ओन नहीं कर सकता। जब इंटरमीडियरीज को हटाया गया तो करीब करीब 200 लाख टेनेंट्स ऐसे थे जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे। गवर्नमेंट का एम था कि ये जो लोग पहले टेनेंट्स थे अब इनको हमें लैंड ओनर बनाना है ताकि ये लोग खुद के ओनर बन सके और अपना एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सके। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को आई। यहाँ पे बेसिकली एम गवर्नमेंट का ये था कि कुछ हैंड्स में जो लैंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, लेकिन ये कुछ जो हैंड्स थे बहुत ज्यादा पावरफुल थे, तो इन्होंने लूप होल्स का मिसयूज करना चालू कर दिया। वो कैसे, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो जमींदार ने क्या किया, सारे अपने जितने भी अंडर में इन लोग के एग्रीकल्चर लेबर्स वगैरह काम करते थे उनको भगा दिया और गवर्नमेंट से बोला ये लैंड तो मैं खुद से ही कल्टीवेट करता आया हूँ हमेशा से। ये एक इनका एक टैक्टिक था। तो इन्होंने इस तरीके से गवर्नमेंट को चीट करने की कोशिश करी। इसके बाद हमें देखने को मिला था जहां पे इंप्लीमेंट अच्छे से हो भी रहा था, जहां पे कुछ लोगों को लैंड मिल रहा था, वहां पे भी एकदम जो पुअरेस्ट सेक्शंस थे उनको नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि हमने शेयर क्रॉपर्स की पिछले चैप्टर में बात करी थी, लैंडलेस लेबर्स थे, इन तक लैंड नहीं पहुंच पा रहा था। इसके बाद जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं इन्होंने भी अपना गेम खेला। इन्होंने सबसे पहले तो कोर्ट में इस लॉ को चैलेंज कर दिया ताकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा डिले आ जाए, और उस टाइम को यूज किया अपना जो लैंड है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में। कैसे किया, अपने जो रिलेटिव्स थे, अपने जो फैमिली मेंबर्स थे, उनको अपना अपना पूरा लैंड बांट दिया ताकि गवर्नमेंट के सामने ये प्रूव किया जा सके कि जो लैंड है ये बहुत सारे लोगों का लैंड है, बल्कि एट द एंड जो हेड था वो एक ही इंसान था। तो इस तरीके से उन्होंने लैंड सीलिंग के लूपहोल का फायदा उठाया। हमें देखने को मिला कि जो लैंड सीलिंग है वो सिर्फ और सिर्फ केरला और वेस्ट बंगाल में अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाया था। यहाँ का रीजन ये भी निकल के आता कि यहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा कमिटेड थी इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए। बाकी किसी जगह पे भी हमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कमिटेड नहीं देखी और लैंड सीलिंग बाकी जगहों पे ज्यादा फेल ही देखने को हमें मिला। अब हमारा आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा हम यहाँ पे डिटेल समझने वाले कि इंडिया में किस तरीके से ये हमारे सामने देखने को मिला। इंडिया की अगर अपन बात करें कॉलोनियल पीरियड की, उसके बाद की, सबसे ज्यादा जो हमारी पॉपुलेशन थी वो इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड थी, लेकिन फिर भी हमारी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कम देखने को मिल रही थी। इसके बहुत सारे रीजंस हमारे सामने थे। सबसे पहले तो इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं थी। हमारे जो सबसे ज्यादा जितने भी ज्यादातर जो हमारे फार्मर्स थे वो मानसून पे बहुत हैवीली डिपेंडेंट थे। बहुत कुछ लोगों के पास ही इरिगेशन की फैसिलिटीज थी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का यूजेज बहुत कम था, ना के बराबर हम कह सकते हैं। तो ये मेजर रीजंस थे जिनको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो हमें देखने को मिला कि ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से जो प्रॉब्लम थी इसको सॉर्ट आउट किया गया था इंडिया में। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन का सिंपल सा मीनिंग है जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना, HYV सीड्स यूज करके, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो कि ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी देते हैं, स्पेशली व्हीट और राइस की प्रोडक्टिविटी के लिए। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है अगर आप HYV सीड्स यूज करोगे तो आपको टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ेंगे, आपको पेस्टिसाइड यूज करने पड़ेंगे, आपको इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों चीजों के बिना आप HYV सीड्स को यूज नहीं कर सकते। इसके साथ हमें देखने को मिला कि इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज स्टार्ट हुआ, यानी कि मिड 1960s से मिड 1970s के बीच में, तो सिर्फ और सिर्फ इसका जो बेनिफिट था वो एफ्लुएंट रीजन्स में हो रहा था, यानी कि जो एकदम रिच फार्मर्स थे वो ही इसको यूज कर पा रहे थे। तो जो रिच रीजन्स थे, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ के फार्मर्स इनसे बेनिफिट ले पा रहे थे, लेकिन बाकी कहीं पे भी इसका बेनिफिट हमें फर्स्ट फेज में देखने को नहीं मिला। इसके साथ साथ हमें फर्स्ट फेज में ये भी देखने को मिला कि HYV सीड्स का जो बेनिफिट था वो सिर्फ और सिर्फ व्हीट जो ग्रो कर रहे थे रीजन्स, उनमें हमें देखने को मिल रहा था।
इसके बाद हमारे सामने सेकंड फेज निकल के आता है मिड 1970 से मिड 1980s में। यहाँ पे हमें देखने को मिला था कि जो HIV टेक्नोलॉजी थी वो और भी ज्यादा स्टेट्स यूज कर रही थी, और भी ज्यादा क्रॉप इन्वॉल्व हो गई थी ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदे में। इसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन की हेल्प से इंडिया को जो सेल्फ सफिशियंसी का गोल था कि हमें फूड अपना खुद से उगाना है, हमें USA से इम्पोर्ट नहीं करना है या किसी भी देश से इम्पोर्ट नहीं करना है, उसको फुलफिल कर दिया गया था। इसके बाद एक टर्म हमारे सामने आता है मार्केट सरप्लस। एक चीज होती है कि कितना प्रोडक्शन हुआ और दूसरी चीज होती है कि उस प्रोड्यूस में से कितना मार्केट में बेचा जा रहा है। तो ये जो मार्केट में बेचा जाने वाला प्रोड्यूस है उसको मार्केट सरप्लस बोलते हैं। इंडिया में हमें देखने को मिला था कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारा मार्केट सरप्लस हमें स्पेशली राइस और व्हीट में देखने को मिल रहा था, और फार्मर्स अब मार्केट में प्रोड्यूस को सेल भी कर रहे थे। अगर सिर्फ खुद ही कंज्यूम करेंगे तो हमें इकोनॉमी में उतना बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेल किया जा रहा था उससे इकोनॉमी में बहुत बूस्ट हमें देखने को मिला था। अब इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही थी तो ऑब्वियस सी बात है जो फूड ग्रेन्स के कॉस्ट थे वो डिक्लाइन हो गए थे। फूड ग्रेन के कॉस्ट डिक्लाइन हुए तो दो लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सबसे पहले तो लो इनकम ग्रुप्स जो कि ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, जिनकी अर्निंग बहुत कम है, अब उनको ईज हो गई थी इन फूड आइटम्स को खरीदने के लिए क्योंकि उनके कॉस्ट गिर गए थे। और दूसरी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी अपनी फ्यूचर के लिए अपना स्टॉक था उसको बढ़ाना चालू कर दिया था, इन फूड मटेरियल को खरीदना चालू कर दिया था और स्टॉक करके संभाल के रखना चालू कर दिया था। तो ये मेन हमें बेनिफिट्स देखने को मिले थे। लेकिन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो रिस्क फ्री नहीं था। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज थी उसके साथ साथ रिस्क भी इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखेंगे इंडिया ने उस रिस्क को कैसे एलिमिनेट किया। तो रिस्क देख लेते हैं। दो रिस्क हमारे सामने मेन निकल के आई थी। सबसे पहले बताया जा रहा था कि अब और भी ज्यादा डिस्पैरिटीज आ जाएंगी, यानी कि जो रिच है वो और भी ज्यादा रिच हो जाएंगे, जो पुअर है और भी ज्यादा पुअर हो जाएंगे। लेकिन हमें इंडिया में ये देखने को नहीं मिला। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। इसके बाद वैसे ये क्यों होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है, तो सिर्फ जो बड़े फार्मर्स है वो ही इस खर्चे को उठा पाएंगे, स्मॉल फार्मर्स को सफर करना पड़ेगा, वो इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम थी कि जो HIV क्रॉप से अगर स्मॉल फार्मर्स ने मान लो खर्चा उठा भी लिया और अगर HIV टेक्नोलॉजी का यूज कर भी लिया, लेकिन HIV क्रॉप्स बहुत ज्यादा पेस्ट अटैक के लिए प्रोन है। अगर पेस्ट अटैक हो गया तो इन स्मॉल फार्मर्स का क्या होगा। तो इसके सोल्यूशन हमारे गवर्नमेंट ने दे दिए थे। गवर्नमेंट ने मेक श्योर किया कि वो सारे स्टेप्स ले ताकि कोई भी प्रॉब्लम हमें इंडिया में देखने को नहीं मिले। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो लोन्स लो इंटरेस्ट में देना चालू किया स्मॉल फार्मर्स को, और सब्सिडीज लेके आ गए फर्टिलाइजर्स में सब्सिडीज ला दी ताकि जो स्मॉल फार्मर्स है वो चीप रेट्स में इनको खरीद सके, और जितने भी इनपुट्स थे वो लोन्स की मदद से ले सके ताकि वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा उठा सके। ये हमें गवर्नमेंट्स के बड़े बड़े स्टेप्स देखने को मिले थे। तो इससे हुआ ये था कि सिर्फ बड़े जो फार्मर्स थे, जो रिच लैंड ओनर्स थे, वो नहीं बल्कि स्मॉल फार्मर्स भी ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट हो रहे थे। इसके बाद अगला पेस्ट अटैक का जो रिस्क आता है उसको भी गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से एलिमिनेट किया था। गवर्नमेंट ने अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले थे ताकि साइंस को इन्वॉल्व किया जा सके, जिसके कारण पेस्ट अटैक को इसको कम कर दिया गया था, और ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं बना था। तो इससे हमें देखने को मिला था कि गवर्नमेंट ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया था, और अगर गवर्नमेंट ये स्टेप्स ना लेती तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज को बढ़ा देता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा होने नहीं दिया। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता था डिबेट ओवर सब्सिडीज। तो यहाँ पे बहुत सारे ओपिनियंस हमें देखने को मिल जाते हैं। एक चीज जो सब लोग एग्री करते हैं वो ये है कि स्टार्टिंग में सब्सिडी देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि HIV टेक्नोलॉजी जो है उसको अगर आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है तो आपको सब्सिडी देना मस्ट है। लेकिन अब कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि अब आप इसको कंटिन्यू भी रखो। इसका मेन पर्पस था कि आप सबको इंट्रोड्यूस करा दो इस नई टेक्नोलॉजी को, एक बार सबको समझ में आ जाए कि ये प्रॉफिटेबल है, अब वो लोग इन्वेस्टमेंट खुद से कर लेंगे, आपको सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। सबसे पहला एक और पॉइंट हमारे सामने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है जो सब्सिडीज है वो मेनली फर्टिलाइजर बनाने वाली इंडस्ट्रीज को बेनिफिट कर रही है, ना कि फार्मर्स को। अगर फार्मर्स को बेनिफिट कर भी रही है तो रिच फार्मर्स को बेनिफिट कर रही है, ना कि स्मॉल फार्मर्स को जिनको एक्चुअली इस सब्सिडी की नीड है। तो इनका कहना है इन सब्सिडीज को बंद कर देना चाहिए। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जो सब्सिडीज है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा बर्डन बन के सामने आ गई है, तो इसलिए आपको इसको बंद भी कर देना चाहिए। ये बेनिफिट भी नहीं कर रही है एक्चुअली में जिनको आप बेनिफिट कराना चाहते हो। एक और इंटरेस्टिंग बॉक्स हमारे सामने निकल के आता है, इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको आप एक बार जरूर पढ़िएगा पॉज करके।
तो यहाँ पे बताया गया है जितनी भी ऐसी चीजें होती है जो कि बहुत ज्यादा स्कार्स होती है, लिमिटेड होती है, उनकी कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती है मार्केट में। तो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं, जितने भी उनको यूज करने वाले होते हैं, उसको लिमिटेड तरीके से यूज करते हैं, एफिशिएंट तरीके से यूज करते हैं, उसको वेस्ट नहीं करते। लेकिन अगर आप सब्सिडीज ही देते चले जाओगे, आप फर्टिलाइजर्स हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अगर आप कंप्लीटली फ्री में दोगे या फिर बहुत चीप रेट्स में दोगे, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये कितनी ज्यादा स्कार्स है, कितनी ज्यादा लिमिटेड है, उनका जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा खराब तरीके से होगा, लोग इनको वेस्ट ज्यादा कर रहे होंगे, इनको यूज कम कर रहे होंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई आपको सब्सिडीज बंद कर देनी चाहिए। और भी चीजें यहाँ पे इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन की गई है, आप पॉज करके जरूर पढ़िएगा। इसके बाद वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद और भी हमारे पास पॉइंट निकल के आते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे भी हैं जो बोलते हैं भाई सब्सिडीज आप बंद नहीं कर सकते, अभी भी आपको उसको चालू करके रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में भी अगर इंडिया में अगर हम बात करें फार्मिंग बिजनेस की, एग्रीकल्चरल सेक्टर की, तो बहुत ज्यादा रिस्की सेक्टर है। यहाँ पे जितने भी फार्मर्स हैं बहुत ज्यादा रिस्क उठाते हैं, इसलिए आपको सब्सिडीज बंद नहीं करना चाहिए। ये भी एक कंप्लीटली वैलिड पॉइंट है। इसके साथ साथ ये भी बोला जाता है कि जितने भी पुअर सेक्शन है, आप बोलो अगर पुअर सेक्शन को बेनिफिट नहीं होगा तो आप इस तरीके से सब्सिडीज लेके आओ कि फर्टिलाइजर कंपनी को, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट ना हो, बल्कि टारगेटेड जो पुअर सेक्शन है उनको बेनिफिट हो। सब्सिडी बंद करना कोई भी एक तरीका नहीं होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि 1960s तक जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी इंडिया की वो काफी बढ़ चुकी थी, हमें सेल्फ सफिशिएंसी मिल चुकी थी फूड ग्रेन सेक्टर में। लेकिन यहाँ पे और प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल के आ जाती है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इवन 1990 तक में भी जो हमारी वर्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफी ज्यादा था, 65% अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक अच्छा साइन नहीं था। ये बोला जाता है कि जब आपका कंट्री डेवलप करता है तब डेवलपमेंट के साथ साथ एग्रीकल्चरल सेक्टर से जो वर्क फोर्स है वो कम हो जाता है डिपेंडेंस, और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलता है। इंडिया में जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन था वो अब हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर का उठता हुआ देखा है, सर्विस सेक्टर का काफी बढ़ता हुआ देखा, एग्रीकल्चर से डिपेंडेंस कम हुई थी। लेकिन जो वर्क फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन था वो हमें शिफ्ट होता हुआ नहीं देखने को मिला। अगर हम बात करें 1950 की तो 67.5%, और अगर हम बात करें 1990 की 40 ईयर्स के बाद भी 64.9%, यानी कि जो वर्क फोर्स था वो शिफ्ट नहीं हो पाया। इसके रीजन बताए जाते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर ने इस वर्क फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं किया, यहाँ पे और भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बनी, जिसके कारण ये डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट नहीं हमें देखने को मिला, जो कि एक बहुत मेजर नेगेटिव साइन हमारा बताया जाता है। उसको सबसे बड़ा फेलियर बताया जाता है पूरी हमारी पॉलिसीज का 1950 से लेकर 1990 तक की जो अप्लाई की गई थी। इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर खत्म होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे इंडस्ट्री और ट्रेड के ऊपर। इंडस्ट्रियल सेक्टर किसी भी ग्रोइंग कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्री जो कि हमारा इंडिया था, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो काफी ज्यादा स्टेबल होती है एग्रीकल्चर के कंपेयर, और यहाँ पे ग्रोथ होती है तो कंट्री का मॉडर्नाइजेशन होता है, कंट्री में प्रॉस्पेरिटी आती है। इसलिए हमारे जो 5 ईयर प्लान थे उसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो हमें देखने को मिला था इंडिपेंडेंस के बाद, हमने चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था कि बहुत ज्यादा नैरो हमारा सेक्टर था, मेनली कॉटन टेक्सटाइल्स और जूट टेक्सटाइल्स। इसके अलावा हमें 2 फर्म्स देखने को मिलती थी जो अच्छे से वेल मैनेज थी, एक जमशेदपुर में, दूसरी कोलकाता में। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था, हमें अपने बेस को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत थी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़े, हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किस तरीके से इंडिया में प्रमोट हुआ। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को क्यों बहुत सारे मेजर स्टेप्स लेने पड़े। पहला रीजन निकल के आता है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि बड़े बड़े रिस्क वो ले सके, इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे स्टेप्स लेना बहुत जरूरी था। दूसरा रीजन आता है कि जिनके पास कैपिटल था भी वो भी इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट नहीं था। ये 2 मेन रीजन हमारे सामने निकल के आते हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा भी हमें देखने को मिला था, हमारे इंडिया ने बहुत ज्यादा क्लियर कर लिया था कि हमारे जो इंडिया होने वाला है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर मेन रोल प्ले करेगा। जितनी भी वाइटल सेक्टर से, वाइटल फील्ड से कंट्री की इकोनॉमी के लिए, उनको हमारा पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करने वाला था। इसलिए भी प्लान ये था कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसीज अपनाएगा हमारे पब्लिक सेक्टर की, और पब्लिक सेक्टर मेनली लीड करेगा इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अब स्टार्ट होता है हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में, जिसको अडॉप्ट किया गया था। इसको अडॉप्ट किया गया था हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान के बेसिस पे, जिसका मेन पर्पस था इंडिया में एक सोशलिस्ट पैटर्न लेके आना इंडिया की सोसाइटी में। इसके बारे में आपको और भी आगे जाके समझ में आएगा।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3 कैटेगरीज़ की। 3 कैटेगरीज़ बताई गई थी भाई। जो हमारी पहली कैटेगरी होने वाली है, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो हमारा पब्लिक सेक्टर है, वो रन करेगा। जितनी भी हमारी वाइटल जो इंडस्ट्रीज़ थी, वो इसके अंडर में आती थी। सेकंड कैटेगरी बताई गई थी, जहाँ पे जो इनिशियल यूनिट्स हैं, वो पब्लिक सेक्टर सेटअप करेगा, लेकिन उसको सप्लीमेंट करने का काम प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो काइंड ऑफ एक मिलके काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, वो लीड करेगा। उसके बाद एक थर्ड कैटेगरी बताई गई थी कि ये जो इंडस्ट्रीज़ है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइवेट रन करेंगे और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमें एक सोशलिस्ट पैटर्न लेके आना था, हमें गवर्नमेंट को कुछ पावर्स देनी थी, इसलिए हम लोगों ने लेके आए थे एक लाइसेंस का सिस्टम। इसने क्या किया था, अगर किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल या ग्रुप को आप एक नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, तो उसको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप नई इंडस्ट्री खोल सकते हो। अब क्वेश्चन आता है लाइसेंस पॉलिसी क्यों? तो इसके बहुत सारे रीज़न निकल के आते हैं। सबसे पहला रीज़न हमारे पास बहुत मेजर रीज़न निकल के आता है कि इससे रीजनल इक्वालिटी प्रमोट होगी। अब ऐसे रीजन्स जो कि बैकवर्ड रीजन है, वहाँ पे भी नई-नई इंडस्ट्री खुलेंगी। कैसे? इन जगहों पे अगर आप किसी बैकवर्ड रीजन पे, अगर आप किसी रूरल एरिया पे इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस लेते हो, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा कंपेयर टू अर्बन एरियाज़ से। इससे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अब बैकवर्ड रीजन्स पे जाके इंडस्ट्रीज़ खोल रहे थे। इसके साथ-साथ अगर आप इस तरीके के बैकवर्ड रीजन पे जाके इंडस्ट्री सेटअप करते हो, तो आपको टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे थे। आपको इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैक्स है वो कम लिया जा रहा था, तो ऐसे प्रॉफिट्स दिए जा रहे थे। तो बेसिकली रीजनल इक्वालिटी को काफ़ी हद से काफ़ी अलग-अलग तरीकों से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी। तो ये एक सोशलिस्ट तरीका था हमारी इंडियन गवर्नमेंट का पूरे रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। साथ-साथ ये भी गवर्नमेंट ने ध्यान रखा था कि अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन भी करना है, यानी कि अगर आपकी कोई जो इंडस्ट्री जिसको पहले से लाइसेंस मिल चुका है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर आपको नया प्रोडक्ट भी बनाना है, तो आपको उसके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी, अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसका मेन रीज़न क्या था? ताकि गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके कि क्या-क्या प्रोड्यूस करना है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस प्रोडक्ट की हमें अभी इकोनॉमी में ज़रूरत नहीं है, तो उसके लिए लाइसेंस नहीं दिया जाता था। तो बेसिकली गवर्नमेंट को काफ़ी पावर मिल गई थी लाइसेंस पॉलिसी के आने से। अब हमारे सामने अगला टॉपिक आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। 1955 में द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, जिसको हम कार्वे कमेटी भी बुला सकते हैं, इन्होंने बोला था अगर आपको रूरल डेवलपमेंट प्रमोट करना है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। लेकिन हमें पहले पता होना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस होता है। अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, अगर कम है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हालांकि ये ज़्यादा कम डिपेंड करता है, टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। 1950 की अगर हम बात करें तो 5 लाख से ऊपर ज़्यादा होता था, 5 लाख के ऊपर लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती थी इन्वेस्टमेंट करने वाली, और 5 लाख या उससे नीचे जो इन्वेस्टमेंट करती थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती थी। आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये 1 करोड़ तक पहुंच चुका है। 1 करोड़ उसके नीचे का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर सकती है। उसके ऊपर अगर आप करते हो तो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये मैं स्टेट्स फॉलो कर रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट एनसीईआरटी 2021-2022 की। अगर हम बात करें और इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, तो ये सबसे पहले तो लेबर इंटेंसिव होती है, यानी कि ज़्यादा लेबर फोर्स को एम्प्लॉय करती है, जो एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट करती है। स्पेशली रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए लोगों को। साथ-साथ एक प्रॉब्लम इनके सामने सबसे मेजर आती है कि बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ है उनको ये कम्पीट नहीं कर सकती। इसलिए अगर इनको प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट को इनको कुछ कंसेशन देने पड़ते हैं, रिजर्वेशन देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को रिजर्वेशंस दिए थे। इस बेसिस पे दिए थे कि आप जो प्रोड्यूस करते हो उसको हम आपके लिए ही रिजर्व कर देंगे। तो ये इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने स्टेप लिए थे। साथ-साथ इनको कंसेशन दिए गए थे एक्साइज ड्यूटी पे, यानी कि जो प्रोडक्शन पे, जो प्रोड्यूस पे जो टैक्स लगता है उसको कम कर दिया गया था। साथ-साथ इनको लोन्स काफ़ी चीप रेट्स में दिए गए थे, लोअर इंटरेस्ट रेट्स में दिए गए थे। चीप रेट्स से मेरा मतलब है इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिया था। तो ये हमें कुछ कंसेशंस और इनके रिजर्वेशंस देखने को मिलते हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट ने इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दिए थे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को। इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी थी वो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड थी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के। हमारी एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की पॉलिसी थी, एक इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी अगर हम बात करें हमारी ट्रेड स्ट्रेटेजी की। तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली हमारी पूरी कोशिश थी कि हम इम्पोर्ट्स को सब्सटीट्यूट कर सके इंडिया के गुड्स से। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप फॉरेन से उसको इंडिया में मत इम्पोर्ट करो, बल्कि उसकी इंडस्ट्रीज इंडिया में सेटअप करो। इंडिया की इंडस्ट्रीज जो उनसे उसको खरीदो, ताकि इंडिया को जो मार्केट है वो ज़्यादा ग्रो कर सके। अब इसके लिए भी बहुत सारे रीजंस हमें देखने को मिलेंगे। हम देखेंगे कि इंडिया ने इसको किस तरीके से किया। तो सबसे मेन रीजन था कि जो इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी उनको हम फॉरेन कॉम्पिटिशन से कम्पीट करने से प्रोटेक्ट करना चाहते थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो
अभी अभी सेटअप हुई थी, अभी अभी ग्रो कर रही थी, तो फॉरेन डेवलप्ड कंट्रीज के कंपटीशन को सहन नहीं कर सकती, तो उनसे उनकी प्रोटेक्शन की जरूरत थी। अब प्रोटेक्शन किस तरीके से दिया जाएगा, तो दो तरीके हमारे सामने निकल के आते हैं जो गवर्नमेंट ने यूज किए। सबसे पहला टैरिफ्स लगा दिया, दूसरा कोटास लगा दिए। अब ये क्या होते हैं भाई, टैरिफ्स यानी कि जितने भी आपके इंपोर्ट है, आप फॉरेन से कोई गुड खरीदते हो तो उसमें टैक्स लगा दिया जाता है, जिससे उसकी प्राइस बढ़ जाती है, वो डिस्करेज हो जाता है, वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इंडियन ज्यादा इंपोर्ट नहीं कराएंगे। ये पहला तरीका है। दूसरा है कोटास लगा देना। अगर आप अभी भी खरीदना चाहते हो तो भी आप अनलिमिटेड नहीं खरीद सकते, एक लिमिट है, उतना ही आप उसको परचेज कर सकते हो। दोनों ही तरीकों से इंपोर्ट्स जो है वो काफी हद तक डिस्करेज हो जाते हैं, उसको लिमिट कर दिया जाता है, और ये गवर्नमेंट ने हमारी फॉलो किया था हमारे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए। अब हमारे सामने क्वेश्चन सबसे बड़ा यही आता है, व्हाई सच पॉलिसीज। व्हाई सच पॉलिसीज का आंसर हमारे सामने बहुत क्लियर और बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, इंडियन मार्केट हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो डेवलप्ड कंट्री से फाइट नहीं कर सकता था, तो एक बेसिक स्ट्रेटेजी होती है किसी भी डेवलपिंग कंट्री की कि आप अपना जो ट्रेड है उसको इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी अपना लो। दूसरी चीज हमारे सामने निकल के आती है, जो हमारे प्लानर्स थे उनके दिमाग में बहुत बड़ा एक फियर था कि हमारा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज है, अगर हमने फ्रीडम दे दी कंप्लीट, तो वो लग्जरीज में स्पेंड होगा, लग्जरीज को इंपोर्ट कराने में स्पेंड होगा, जो कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि सिंपल सा होता है, हमारी फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल मीनिंग यही है, हमारी डोमेस्टिक करेंसी को किसी फॉरेन करेंसी से एक्सचेंज कर लेना ताकि हम फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करा सके। तो इंपोर्ट को भी हम लिमिट करना चाहते थे ताकि डोमेस्टिक मार्केट सफर ना करे। और लास्ट हमारे सामने ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट बंद किया था, 1980s के मिड 1980s तक हम लोगों ने एक्सपोर्ट पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब हमारा स्टार्ट होता है हमारा आखिरी सब टॉपिक, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो हमारे फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स थे 1950 से लेकर 1990 तक, उनके जो पॉलिसीज थे जितने भी हमने इम्प्लीमेंट किए, उसका क्या डेवलपमेंट हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट में फायदे देखने को मिले। तो सबसे पहले तो हमारा जो जीडीपी था वो काफी बढ़ गया। 1950-51 में 13% था, जो कि 1990-91 तक 24.6% हो गया, जो कि एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, एक अच्छी ग्रोथ का। साथ साथ हमें देखने को मिला कि 6% एनुअल ग्रोथ रेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, जो कि काफी अच्छा साइन है। साथ साथ 1990 में हमें देखने को मिला कुछ जो पहले हमारी सिर्फ कुछ सेक्टर्स में, स्पेशली हमारे जूट और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बस हमें देखने को मिलती थी। अब 1990 तक यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्सिफिकेशन हो चुका था और बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी हमारे इंडिया में भी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि भाई प्रोटेक्शन जो लाया था उसके कारण भी हमें कुछ पॉजिटिव्स देखने को मिले। सबसे पहले तो इंडिया में ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, इंडिया में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गई जो कि बिना इन प्रोटेक्शन के सेटअप नहीं की जा सकती थी, वो सेटअप हुई सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शंस के कारण। तो ये हमें कुछ पॉजिटिव्स देखने को मिले। इसके बाद ऑब्वियसली हमारे सामने कुछ क्रिटिक्स भी निकल के आ जाते हैं, तो देख लेते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स क्या क्या क्रिटिक करते हैं हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में, जो कि काफी हद तक वैलिड क्रिटिक्स भी है। सबसे पहली बात कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसी जगहों पे भी मोनोपोली अपनी कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी पब्लिक सेक्टर, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को हम फ्री स्पेस दे सकते थे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस हमारा पहला आ जाता है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था। इवन 1990s में भी अगर किसी को टेलीफोन कनेक्शन चाहिए तो उसको काफी वेट करना पड़ता था। अगर हम पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे काम करने दे देते तो शायद ये और भी ज्यादा एफिशिएंट हो सकता था। इससे और अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने निकल के आ जाता है मॉडर्न ब्रेड का। मॉडर्न ब्रेड की कंपनी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती थी, लेकिन एक पब्लिक कंपनी थी, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन थी। इसको 2001 में सेल आउट कर दिया गया था एक प्राइवेट इंडिविजुअल को। लेकिन 2001 में क्यों, ये हम पहले भी पब्लिक सेक्टर को इस जगह पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। इसको बहुत बड़ा क्रिटिक बताया जाता है कि पब्लिक सेक्टर ने ऐसी जगहों पर डोमिनेट किया जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को हमें फ्री स्पेस देने की जरूरत थी। तो सबसे बड़े यही मेजर पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ जाते हैं कि इवन 40 ईयर्स की प्लानिंग के बाद भी हम ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर काम कर सकता है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को भी हम फ्री स्पेस दे सकते हैं। सेम हमें देखने को मिला डिफेंस सेक्टर में, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम कर सकते थे, और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे प्राइवेट फर्म को हम स्पेस दे सकते थे, लेकिन इंडिया में वहाँ पे पब्लिक सेक्टर ही काम करते रहे काफी ज्यादा टाइम तक। और भी बात करें
ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो लॉसेस है वो पब्लिक सेक्टर को ही होते हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर को लॉसेस नहीं होते। कई जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर लॉस में चले जाता है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर लॉस में जाता है तो वो फर्म बंद कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें पब्लिक फर्म्स की, तो इनको बंद करना इतना आसान नहीं होता। तो कई ऐसी फर्म्स भी है, कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन उनको बंद नहीं किया जाए तो गवर्नमेंट को काफी बर्डन इसका झेलना पड़ता है। इवन हमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स जो कि बंद होने वाली थी, गवर्नमेंट ने उनको अपने अंडर में ले लिया ताकि लोगों की वहां की जॉब ना जाए। ये भी बर्डन गवर्नमेंट को लेना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे, इसको भी क्रिटिक किया जाता है कि ये आपको करने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैं बात करूं लॉस में जो जा रही है उनको आपको बंद करना चाहिए, ये कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं। इसके अलावा जो हमारी लाइसेंस पॉलिसी थी, इसका भी मिसयूज हमें देखने को मिला। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने फ्री के लाइसेंस लेना चालू किए, उन्होंने और भी ज्यादा कंपनीज को अपना स्प्रेड करना चालू किया ताकि नई कंपटीशन ना पाए। सारे लाइसेंस ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ले जाते थे, तो जो नए कंपटीशन थे वो आ ही नहीं पाते थे। तो ये जो परमिट लाइसेंस राज था, इसको हम परमिट राज भी बुला सकते हैं, जो हमारा लाइसेंस पॉलिसी थी। परमिट राज में हमें देखने को मिला कि मिसयूज भी हुआ, साथ साथ ऐसी प्राइवेट फर्म्स जो कि काफी एफिशिएंट हो सकती थी, उनका ज्यादातर टाइम इसी चीज में चला गया कि हमें लाइसेंस चाहिए, हमें अपने पॉलिटिशियन से बात करनी है, हमें अपना लाइसेंस जल्दी मिल जाए। तो उनका काफी टाइम वेस्ट हुआ, एफिशिएंसी बहुत हद तक गिर गई इसके कारण। और भी चीज क्रिटिसाइज की जाती है भाई, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जिसका क्रिटिसिज्म हमें सामने आता है। एक और क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है हमारे जो प्रोटेक्शन की पॉलिसी थी उसके ऊपर। बोला जाता है कि हमने कैप्टिव मार्केट बना दिया, यानी कि जितने भी हमारे बायर्स थे उनके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ लिमिटेड ही सप्लायर्स है, यानी कि सिर्फ हमारा डोमेस्टिक मार्केट है जिससे वो खरीद सकते हैं। तो डोमेस्टिक मार्केट को पता है हमारे अलावा कोई है ही नहीं, तो अपना जो आउटपुट है उसकी क्वालिटी क्यों बढ़ाएंगे। वो लोग एकदम सस्ता क्वालिटी का प्रोडक्ट हाई रेट में बेच रहे थे और काफी प्रॉफिट कर रहे थे, क्योंकि इनके पास कंपटीशन ही नहीं था। अगर कंपटीशन आएगा तो इनको इंसेंटिव मिलेगा अपने जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी बढ़ाने का, लेकिन ये इंसेंटिव इनके पास था ही नहीं, इसलिए इनकी कभी भी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हुई। तो ये हमें क्रिटिक्स देखने को मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें और भी ओपिनियंस देखने को मिलते हैं। ये ओपिनियंस भी बड़े मजेदार हैं भाई। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ऐसी जगह पे आप काम क्यों कर रहे हो जहाँ पे आपको प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, आप सिर्फ वेलफेयर का काम करो ना नेशन के। हमें एक और एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलता है कि होटल्स का, प्राइवेट फर्म्स होटल खोल रही है लेकिन पब्लिक होटल्स क्यों खोली जा रही है, गवर्नमेंट होटल्स की साइड में क्यों घुस रही है। ये तो एक अलग फील्ड का काम हो गया, तो ये भी इसका क्रिटिक किया जाता है। साथ साथ हमें देखने को मिलता है कुछ इकोनॉमिस्ट इनके फेवर में भी थे। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना था हमें प्रोटेक्शन की पॉलिसीज को तब तक लगा के रखना चाहिए जब तक जो डेवलप्ड नेशन है, जो रिच नेशन है, वो इसको लगा रहे हैं। तो उनका कहना है हमें इनको नहीं हटाना चाहिए, प्रोटेक्शन पॉलिसीज को लगा के रखना चाहिए, अपने जो डोमेस्टिक मार्केट है उनको प्रोटेक्शन देते रहना चाहिए। तो हमें देखने को मिलता है कि 1991 में जो गवर्नमेंट थी उसको अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आनी पड़ी। इस चैप्टर में हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम 1990 तक ही इस चैप्टर में पढ़ने वाले थे। सीधे बढ़ते हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन के ऊपर। तो ओवरऑल हमने देखा कि भाई ये जो चैप्टर था हमने काफी ज्यादा शफल किया पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बीच में। हमने जो अपने फर्स्ट 7 ईयर प्लान्स की जो ग्रोथ हमें इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिली वो काफी ज्यादा कमेंडेबल थी। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ हो गई, हमारे एग्रीकल्चर की सेक्टर की जो ग्रोथ हो गई वो काफी ज्यादा अच्छी थी। हमने देखा कैसे इंटरमीडिएरीज को हटाया गया, जमींदारी सिस्टम जो कि काफी ज्यादा खराब सिस्टम था उसको हमने पूरा स्वैप किया, कैसे उसमें हमने शिफ्ट देखने को मिला, वो भी काफी ज्यादा अच्छा था। हालांकि 100% इक्विटी हमें हर जगह देखने को नहीं मिली। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस के नाम पे हमने हमारे डोमेस्टिक मार्केट को एकदम अलग कर दिया फॉरेन कॉम्पिटिशन से, जिसके कारण काफी नेगेटिव हमें ग्रोथ देखने को मिली, या फिर कह सकते हैं जो पॉजिटिव ग्रोथ हो सकती थी वो हमें देखने को नहीं मिली। इसके साथ साथ इनवर्ड ओरिएंटेड हमारी पॉलिसीज थी। एक रीजन कि हमने एक्सपोर्ट्स की क्यों बात नहीं करी इस चैप्टर में वो ये भी था कि एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया, एक्सपोर्ट हमें ज्यादा इस पीरियड में देखने को नहीं मिला। तो ये भी एक काफी बड़ा फेलियर बताया जाता है काफी इकोनॉमिस्ट के बारे में। तो ये हमारा पूरा ये चैप्टर था। अब इसके आगे का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम बात कर रहे होंगे 1991 के बाद क्या हुआ, कैसी नई पॉलिसीज आएंगी। तो वो इस चैप्टर में नहीं, वो हम सीधे मिलेंगे हमारे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।